जब आपके घर के सारे खर्चे निपट जाते हैं तो उन बचे हुए अमाउंट का आप क्या करते हैं? क्या आप उनको सेविंग अकाउंट में डाल के छोड़ देते हैं? सेविंग अकाउंट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो हार्डली 2 to 3% का होता है। इकोनॉमिक टाइम्स के एक सर्वे के हिसाब से 3 out of 4 people in India they just keep their money into saving accounts। इंडिया में जो इन्फ्लेशन ही है ना 7.5% का है, तो सेविंग अकाउंट में जो पैसा आप रख दे रहे हैं वहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हार्डली बीट कर पा रहा है इन्फ्लेशन को। इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। लेट्स से आज जो आइटम आप 100 रुपीज़ पे अफोर्ड करते हैं, नेक्स्ट ईयर उसकी वैल्यू हो जाएगी 107 रुपये। क्योंकि आपने उन 100 रुपीज़ को सेविंग अकाउंट में डाल के छोड़ दिया है तो नेक्स्ट ईयर उसकी वैल्यू केवल 103 रुपये रह जाएगी आफ्टर पुटिंग बैंक इंटरेस्ट रेट। तो क्या आप उस 100 रुपीज़ वाली आइटम को अफोर्ड कर पाएंगे? इसको एक बड़े एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। लेट्स से आज जो आइटम आप 1 लाख रुपीज़ में अफोर्ड करते हैं, नेक्स्ट ईयर उसकी वैल्यू हो जाएगी 1,07,000 रुपीज़। क्योंकि आपने उसको सेविंग अकाउंट में डाल के छोड़ दिया तो उसकी वैल्यू रह जाएगी 1,03,000 रुपये, विच मीन्स आपके पास 4,000 रुपये कम होंगे सेम चीज़ को अफोर्ड करने के लिए। जब भी हम सेविंग करने के लिए जाते हैं ना, हमारे 2 ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए हमारी सेविंग सबसे पहले तो इन्फ्लेशन को बीट करे, जो उसके रेट ऑफ रिटर्न होने चाहिए वो एटलीस्ट इन्फ्लेशन से ज़्यादा होने चाहिए। दूसरा, फिर हम गेन पे फोकस कर सकते हैं कि हमें कितना रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है अपने उस इन्वेस्टमेंट से। बहुत लोग दूसरी गलती ये करते हैं कि अपनी सारी जमा पूंजी को रियल स्टेट में इन्वेस्ट करके रख देते हैं। रियल स्टेट में रेट ऑफ रिटर्न चाहे जितना भी हो, लेकिन वहाँ वो जो कैश होता है वो लिक्विड नहीं होता है, आप कभी भी वहाँ से अमाउंट को विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत लोग तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं। स्टॉक मार्केट की अगर आपको नॉलेज है, प्लीज़ बिंदास जाके इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन अगर स्टॉक मार्केट की आपको नॉलेज नहीं है तो अपनी जमा पूंजी को ना, अपनी सारी जमा पूंजी को वहाँ पे इन्वेस्ट मत कीजिए। ये आपके पैसों को कभी भी डुबो सकती है अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है। इसी वजह से अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करना बहुत ज़रूरी है। मल्टीपल लोकेशंस पे इन्वेस्ट कीजिए और कितना अच्छा हो जाए ना कि आपको एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिल जाए जहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन भी हो, इंटरेस्ट रेट भी हाई हो, मतलब रिटर्न भी अच्छा खासा मिल जाए, आप पैसों को कभी भी निकाल भी सके और एक एक्सपर्ट ओपिनियन भी मिल जाए, मतलब कोई एक्सपर्ट आपके इन्वेस्टमेंट्स को हैंडल कर रहा हो। अगर आप ऐसी किसी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड्स कैन बी एन आइडियल ऑप्शन फॉर यू। म्यूचुअल फंड्स में ये सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं, इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। शेयर मार्केट में एक MRF का शेयर खरीदने के लिए जाएंगे तो वो आज के टाइम में आपको पड़ेगा 1,08,000 रुपये का। नेस्ले का एक शेयर पड़ेगा 22,000 रुपीज़ का और बॉश का एक शेयर पड़ेगा 18,000 रुपीज़ का। अगर ये आप तीनों शेयर्स खरीदने के लिए जाते हैं तो ये आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स के केस में क्या होता है कि इन तीनों शेयर्स को मिक्स कर दिया जाता है और उनको यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है और बेसिकली आप ये यूनिट्स खरीदते हैं। ये यूनिट्स बहुत चीप भी हो सकते हैं और उस एक यूनिट में आपको तीनों शेयर्स का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। ऐसे भी म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है जहां पर मात्र 500 रुपये से भी आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। इन म्यूचुअल फंड्स को मैनेज कौन करता है? बहुत सारी फंड हाउसेस होती हैं जो कि इन म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करती हैं। इन फंड हाउसेस को बोलते हैं AMCs, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। और ये जो AMCs होती हैं दे आर रेगुलेटेड बाय SEBI विच इज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। AMC के पास में फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स होते हैं जिनको हम फंड मैनेजर्स बोलते हैं। They have the expertise in analyzing and managing these shares and assets। और इनकी फ़ी पेमेंट करने के लिए AMC एक अमाउंट को डिडक्ट करता है आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट से, उसको बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। ये एक्सपेंस रेशियो होता है 0.5 to 2% के बीच में लाई करता है और ये अक्रॉस म्यूचुअल फंड्स डिफरेंट होता है। अब NAV क्या होता है? जो यूनिट्स आप परचेज करते हैं उसकी एक वैल्यू होती है जिसको बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू। लेट्स से आपने 500 रुपीज़ इन्वेस्ट किए और आपको मिले 50 यूनिट्स और हर एक यूनिट की वैल्यू हुई 10 रुपीज़। नेक्स्ट डे उस यूनिट की वैल्यू हो जाती है 20 रुपीज़। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? 1000 रुपीज़। आपको यहाँ पे प्रॉफिट कितने का होगा? 1000 माइनस 500 विच इज़ 500 रुपीज़। तो ये 500 की प्रॉफिट को हम बोलते हैं कैपिटल गेन। यहाँ से जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल गेन टैक्स के कैटेगरी में आता है और यहाँ पे 2 टाइप्स के टैक्स होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। म्यूचुअल फंड्स की भी ना बहुत सारी कैटेगरीज होती है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन शॉर्ट वी कॉल इट SEBI। SEBI ने म्यूचुअल फंड्स की डिफरेंट कैटेगरीज बनाई हैं।
म्यूचुअल फंड्स के स्ट्रक्चर के हिसाब से ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है ओपन एंडेड फंड, एक होता है क्लोज एंडेड फंड। ओपन एंडेड फंड वो फंड होते हैं जहां से आप अमाउंट को कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे कोई लॉक इन नहीं होता है। क्लोज एंडेड फंड वो फंड होते हैं जहाँ पे एक लॉक इन होता है, एक मेच्योरिटी पीरियड होता है और उसके बाद ही आप अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ELSS फंड्स जो होते हैं ना वो इसकी कैटेगरी में आते हैं। अब आ जाते हैं म्यूचुअल फंड्स एसेट क्लासेस के हिसाब से कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है इक्विटी फंड, दूसरा होता है डेट फंड। इक्विटी फंड वो फंड्स होते हैं जहां पे जो अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है वो कंपनीज के स्टॉक्स और शेयर्स को परचेज करने के लिए स्पेंड किया जाता है। और इक्विटी के केस में जो रेट ऑफ रिटर्न होता है वो हाई मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे जो रिस्क होता है वो भी हाई होता है, लेकिन लॉन्गर ड्यूरेशन में ना आप आराम से यहाँ पे सेव कर सकते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न एज कम्पेयर टू डेट फंड्स ये आपको लॉन्गर ड्यूरेशन में बहुत ही बढ़िया रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है। इक्विटी फंड्स में भी 3 कैटेगरी ऑफ फंड होती है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया ने ना कंपनीज की एक लिस्ट बनाई है बेस्ड ऑन द रैंकिंग। 1 से 100 के बीच के रैंकिंग में जो कंपनीज होती है वो बहुत ही बड़ी कंपनीज होती है, उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत हाई होता है। लार्ज कैप कंपनीज यही कंपनीज होती है। ये कंपनी क्योंकि बहुत लंबे टाइम से मार्केट में अवेलेबल है तो मार्केट फ्लक्चुएशन का इनके ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता है। यहाँ पे जो रिटर्न्स मिलते हैं वो बहुत ही स्टेबल होते हैं। मिड कैप फंड्स के केस में आ जाते हैं तो ये वो कंपनीज होती हैं, यहाँ पे अमाउंट उन कंपनीज में इन्वेस्ट होता है जो कि 100 से 250 के रैंक में आती हैं। ये मिड लेवल की कंपनीज हैं, इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी मिड लेवल का होता है और यहाँ पे रिटर्न्स आपको ना लार्ज कैप से बेटर मिल सकता है, ऑल्दो यहाँ पे रिस्क भी थोड़ा सा हाई होता है। स्मॉल कैप कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो कि मार्केट में नई है, लेकिन इनमें जो ग्रोथ है ना, जो पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ है वो बहुत ही हाई है, तो लॉन्गर ड्यूरेशन में ये आपको अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकती है। और ये वो कंपनीज होती है जो कि 250 के रैंक से ऊपर वाली कंपनीज होती हैं। यहाँ पे आपको रेट ऑफ रिटर्न लॉन्गर ड्यूरेशन में बढ़िया मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे रिस्क भी थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, तो यहाँ पर इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा सोच लेना चाहिए, लेकिन लॉन्गर ड्यूरेशन में आपको ये अच्छे खासे रिटर्न प्रोवाइड कर सकते हैं। डेट म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? डेट म्यूचुअल फंड्स वो फंड्स होते हैं जहां पर आपका मैक्सिमम अमाउंट जो होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स को परचेज करने के लिए की जाती है। यहाँ पे लो रिस्क होता है और रिटर्न भी मॉड्यूलेट होते हैं। डेट म्यूचुअल फंड्स में भी 3 कैटेगरी ऑफ फंड्स होते हैं। फर्स्ट इज लिक्विड फंड, ओवरनाइट फंड एंड मनी मार्केट फंड। लिक्विड फंड्स में जो लॉक इन होता है वो 91 डेज का होता है, उसके बाद आप आराम से विड्रॉ कर सकते हैं। ओवरनाइट फंड में लॉक इन केवल 1 दिन का होता है, 1 दिन के बाद से आप विड्रॉ कर सकते हैं। मनी मार्केट फंड में जो मैच्योरिटी होता है वो लेस देन 1 ईयर होता है। यहाँ पे अमाउंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी और डेट फंड्स होता है। इक्विटी आपको हाई रिटर्न देते हैं, डेट फंड्स आपके रिस्क को बैलेंस करते हैं। इस पे भी मल्टीपल कैटेगरी होती है, जैसे अग्रेसिव हाइब्रिड फंड। अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में आपका जो मैक्सिमम अमाउंट होता है वो इक्विटीज में इन्वेस्ट होता है। अप टू 80% ऑफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट गोस इनटू इक्विटी, अप टू 35% गोस इनटू डेट। फिर आता है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स, यहाँ पर अप टू मैक्सिमम 25% इक्विटी में इन्वेस्ट होता है और अप टू 90% डेट में इन्वेस्ट होता है। फिर आते हैं बैलेंस एडवांटेज फंड। यहाँ पे जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो डायनामिकली अलोकेट करते हैं, इक्विटी में कितना डालना है, डेट में कितना डालना है, वो मार्केट को स्टडी करते हैं और वहाँ पे जो अप एंड डाउन्स हो रहे हैं उसके हिसाब से ये डायनामिकली अलोकेट करते हैं कि कितना इक्विटी में जाएगा और कितना डेट में जाएगा। और भी कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स होते हैं? ELSS फंड्स होते हैं, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स होती हैं जहां पर आप टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं अप टू 1.5 लाख अंडर ATC। फिर आते हैं इंटरनेशनल फंड्स आ जाते हैं। इंटरनेशनल फंड्स में जो कंपनीज आउटसाइड इंडिया है वहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता है। मल्टी कैप फंड्स के केस में लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, इन तीनों रेंज की कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है। फिर आता है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड बहुत ही सेफ होते हैं। ये निफ्टी 50 कंपनीज, वही टाटा, वही SBI जो कि बहुत टाइम से मार्केट में है और एक स्टेबल रिटर्न प्रोड्यूस करती है, उस टाइप की कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है इंडेक्स फंड्स के केस में। म्यूचुअल फंड्स में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? व्हाट आर दी वेज? आप या तो SIP कर सकते हैं या लमसम कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत सारा अमाउंट पड़ा हुआ है तो आप एक ही बार में इन्वेस्ट कर दीजिए, नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी सैलरी से थोड़ा थोड़ा अमाउंट डिडक्ट होता रहे तो आप उस केस में SIP कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो हर महीने में एक पर्टिकुलर डे पे जिस दिन आप SIP डेट सेट करेंगे उस दिन वो अमाउंट आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। आप म्यूचुअल फंड्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं?
हैं, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। आजकल तो बहुत मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनके थ्रू आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं ये सेबी से रेगुलेटेड होते हैं, तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म से इन्वेस्ट कर लीजिए, सेबी विल टेक केयर ऑफ यू। आप और कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी भी म्यूचुअल फंड्स की वेबसाइट पे जाकर अपना एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पर आपको और वहाँ पे केवाईसी करना होगा, आपको अपना प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देना होगा, एड्रेस प्रूफ देना होगा, बैंकिंग डिटेल्स देना होगा। केवाईसी जब आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप अपने हिसाब से म्यूचुअल फंड्स सेलेक्ट कर सकते हैं या उनके रिलेशनशिप मैनेजर्स की हेल्प ले सकते हैं जो कि आपको गाइड करेंगे आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कौन सा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना चाहिए। तो म्यूचुअल फंड्स में इतने सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं जिसमें हमें डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है, एक्सपर्ट गाइडेंस भी मिल जाती है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी भी मिल जाएगी। जब भी आपको अमाउंट निकालना है आप लिक्विड विड्रॉ भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको टैक्स सेविंग का भी फीचर मिल जाएगा, मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल मिल जाएंगे। तो इतनी सारी चीज़ें एक ही फंड में मिल जा रही हैं। इसके अलावा ये सेबी से रेगुलेटेड है, विच आर सेफ। तो किसी ने बोला है ना म्यूचुअल फंड सही है, तो वो रियली में सही है। अगर आप एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जो कि आपके रिस्क को डाइल्यूट कर दे, जब भी पैसा की रिक्वायरमेंट हो निकाल भी सके, रिटर्न्स भी हाई मिल जाए, तो म्यूचुअल फंड्स आपके लिए एक आइडियल ऑप्शन हो सकता है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आए। अगर आपके कोई भी सुझाव हो तो आप वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।